हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ा रही थी। कल के क्लास में हम लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब कब मॉडिफाई किया गया, कब कब उसमें चेंजेस लाए गए हैं और क्या क्या उसमें नई चीज़ें इंक्लूड की गई है, इस बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या खामियां हैं। आज हम उसे देखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि एफसीआई द्वारा न्यूनतम बफर प्रतिमान से अधिक अनाज का स्टॉक करना। एफसीआई को जो भारत सरकार ने काम दिया था कि वो पूरे देश के सभी राज्यों में से जहाँ जहाँ भी अधिशेष अनाज है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस फूड ग्रेन से चावल गेहूँ हैं, उन सबको क्या करना है, जमा करना है और उसके बाद पीडीएस के थ्रू उन्हें गरीब और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या सबसे पहली खामी क्या आ गई कि एफसीआई जो कि चावल गेहूं अनाजों का जो स्टॉक करती थी, वो जो उनके लिए जो एक न्यूनतम बफर प्रतिमान, जो एक न्यूनतम एक न्यूनतम जो पैरामीटर जो सेट किया गया था, उससे वो क्या करती थी, वो उससे ज़्यादा अनाज स्टॉक करने लगी थी। दूसरा फिर क्या है, विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास और उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। जब एफसीआई के द्वारा जब ज़्यादा स्टॉक किया जाने लगा तो उससे क्या समस्या आने लगी कि जो अनाज की जो बर्बादी भी होने लगी। जैसे कल के क्लास में हमने पढ़ा कि उसे चूहे खा रहे हैं और अनाज सड़ रहा है क्योंकि उचित रख रखाव नहीं हो पा रहा है। उसका मेन कारण यही है कि जो अनाज को जो ज़्यादा मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है, तो ये जो है अनाज की जो है वो बर्बादी और साथ ही साथ अनाज की गुणवत्ता, जो अच्छे क्वालिटी का जो अनाज है उसमें बढ़ोतरी ना हो करके जो लो क्वालिटी की जो अनाज का जो भंडारण है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। और साथ ही साथ क्या हुआ कि उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। उच्च रखरखाव, अब अगर ज़्यादा सामान आएगा, ज़्यादा अनाज आएगा तो उसे रखने के लिए और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये जो है कि ज़्यादा स्टॉक जमा कर लेने से अनाज की जो है बर्बादी भी होने लगी, उसकी गुणवत्ता में भी क्या आया, गुणवत्ता में भी गिरावट आई और साथ ही साथ उच्च रखरखाव लागत की भी समस्या शुरू हुई। अब देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से मुख्यतः 2 फसलें चावल गेहूं खरीदी जाती है। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके तहत जो है कौन कौन से खाद्यान्न दिए जा रहे थे, जैसे चावल और गेहूं। तो चावल और गेहूं की जो है खपत इससे बढ़ी, साथ ही साथ जो जिन राज्यों में जो है चावल और गेहूं की पैदावार करनी थी, तो वहाँ जो है कि ज़्यादा मात्रा में वो लोग फोकस करने लगे चावल और गेहूं के पैदावार में, ताकि वो उनसे ज़्यादा मुनाफा कमा सके। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो है कि ये लोग ज़्यादा चावल और गेहूं के उपज को प्रोत्साहन देने लगे। तो अन्य फसलें और मोटे अनाजों के उपज को प्रोत्साहन नहीं मिलता। चावल और गेहूं के अधिक पैदावार करने से इन सारे स्टेट्स में जो है फिर क्या होने लगा कि अन्य फसल और मोटे अनाज के जो उपज थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जब चावल और गेहूं की उपज से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होने लगा तो जो है कि उन्होंने अन्य फसल और मोटे अनाज के जो उपज थे उसे कम कर दिया या उसे नहीं करने लगे। और धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट आई। जब धान की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाने लगी तो जो है उसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ने लगी और इससे क्या हुआ, पर्यावरण और जल स्तर में क्या आई, गिरावट आई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचते थे। पीडीएस डीलर जो है वो अपना पर्सनल अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करने लगे, अपन जो भी उन्हें एफसीआई से वो जो भी स्टॉक लेते थे उसे क्या करने लगे, वो खुले बाज़ारों में अधिक दाम पर जो भी अच्छा उन्हें अनाज मिलता था उसे क्या करने लगे, वो बेचने लगे। इससे पीडीएस डीलर्स को अपना पर्सनल जो फ़ायदा था वो होने लगा।
राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचते थे और जो है दुकानें कभी कभार ही खोलते हैं। और ये जो पीडीएस डीलर्स थे वो क्या क्या करते थे, जो घटिया अनाज था उन्हें ही अपने दुकानों में बेचते थे, और दुकान जो कि उन्हें जो रेगुलर खोलना रहता था वो नहीं खोलते थे, कभी कभार खोलते थे और कभी नहीं खोलते थे। ये सारी समस्याएं भी खड़ी होने लगी कि राशन दुकानों में अनाज अच्छा नहीं बिकने लगा और साथ ही साथ दुकानें कभी कभार ही खुलने लगी। राशन दुकानें जब घटिया अनाज बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। जब ये राशन की दुकानों में जो भी अच्छा अनाज नहीं बचा हुआ है, जो वो बेच नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता था, ये अनाज जो है एफसीआई के जो गोदाम थे वहाँ पर रखे हुए अनाजों को जो है वो और बाहर नहीं निकल पाते थे, और इससे क्या होने लगा कि वहाँ पर रखे हुए अनाज जो है वो सड़ने लगे, वो बर्बाद होने लगे, एफसीआई में ज़्यादा अनाज का स्टॉक होने लगा। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था और प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर खाद्यान्न बेचा जाता था। हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि सभी फैमिली के पास जो है उस समय सिर्फ 2 ही कार्ड थे, एक था जो कि निर्धन था और दूसरा था जो कि गैर निर्धन था। तो सिर्फ इसी दो कैटेगरी में बांट करके जो है कि पहले राशन कार्ड दिया गया था, जिससे होता था कि सभी को सेम अमाउंट और सेम रेट पर जो है वो जो खाद्यान्न थे वो मिला करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकानों में बहुत कम छूट नहीं मिलने लगी, बहुत कम छूट नहीं मिलती है। अब क्या समस्या हो गई कि अब जो 3 प्रकार के जो राशन कार्ड आ गए, तो उसमें जो भी निर्धनता रेखा से ऊपर के जो परिवार हैं उन्हें जो है यहाँ राशन दुकानों में जो है कुछ खास छूट नहीं मिलने लगे, उन्हें उस तरह फ़ायदा नहीं पहुँचने लगा। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग खुले बाज़ार जितनी ही ऊंची है। जो बीपीएल फैमिलीज़ थी उनके लिए फिर भी ठीक था, लेकिन जो एपीएल फैमिलीज़ के पास जो कार्ड्स थे उस पर जब वो अनाज लेने के लिए जाते थे तो उन्हें जो रेट्स थे उनमें कुछ खास फ़र्क नहीं लगता था कि इनके मुकाबले जो मार्केट में जो फूड ग्रेन्स जो अवेलेबल थे उनके रेट्स के ही तरह यहाँ पर भी उन्हें मिल रहा था, तो उन्हें कुछ खास फ़ायदा उसमें से हो नहीं पा रहा था। तो ये हमने क्या देखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या खामियां हैं, जिसके कारण इसका जो है प्रचलन वो धीरे धीरे कमते जा रहा है, क्योंकि इसमें अब एक तो इसमें अनाज जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलने लगा है, राशन दुकानें भी कभी कभी ही खुलती है और जो है कि सभी को उस तरह का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। अब हम लोग देखेंगे सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। जिस तरीके से पीडीएस ने ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भारत में खाद्य सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी प्रकार जो है सहकारी समितियां भी जो है वो भारत में खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अभी हम लोग उसको देखेंगे। सहकारी समितियों की बात की जाए तो सहकारी समितियां भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो सहकारी समितियां हैं वो निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। ये सहकारी समितियां जो है ये दुकानें खोलती है ताकि इससे जो है निर्धन लोगों को जो है कम कीमत पर जो है उन्हें अनाज मिल सके। हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। जैसे तमिलनाडु में बात की गई तो तमिलनाडु में जितनी भी दुकानें हैं उनमें से 94% दुकानें जो वो सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती है। मतलब 94% जो दुकानें हैं वहाँ जो है कम कीमत वाली दुकानें हैं और वहाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न जो है वो बेचा जाता है। कितने परसेंट है वो दुकानें? 94%। जितने भी दुकानें हैं उसमें से 94%। फिर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में मदर डेयरी जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है लोगों को। सरकार ने जो दर निर्धारित कर दी है और जो नियंत्रित की हुई है उसी दर पर जो है ये मदर डेयरी लोगों को क्या करती है? दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। ये रेट कौन तय करता है? ये दिल्ली सरकार रेट तय करती है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे गुजरात में अमूल। हम सभी अमूल
दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो गुजरात में अमूल जो है वो भी एक सहकारी समिति का ही उदाहरण है। और इसके बारे में बात करें तो दूध और दुग्ध उत्पादों से देश में उन्होंने क्या श्वेत क्रांति ला दी है। हम सब अमूल का जो भी वेरिएशन है और उसके प्रोडक्ट और उसकी प्रोग्रेस से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये एक संस्था है ADS, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है, इसने क्या किया है, विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंक की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंक के स्थापना के लिए क्या क्या है, NGO जो कि गैर सरकारी संगठन होते हैं की सहायता की है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ADS जो है वो NGO जो होती है गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। और आज अगर बात करें तो अनाज बैंक जो है अब महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। हमने देखा कि किस प्रकार से सहकारी समितियां भी जो है वो भारत में खाद्य सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस प्रकार ये बफर स्टॉक और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने निभाई है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल फिर हम इसके आगे की क्लास के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।